दास्तान आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूं आदिल जिलानी। मेरी जानिब से वक्त न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। इंतहाई अहम दिन और इस अहम दिन में हम बात ये करेंगे कि हमारे बेशुमार अनसंग हीरोज़ और खुसूसन सर सैयद अहमद खान साहब, अल्लामा इकबाल साहब, कायद आज़म, इसके अलावा नवाब मोहसिनुल मुल्क हैं, नवाब वकारुल मुल्क हैं, सर आगा खान सोइम हैं और मौलाना मोहम्मद अली जो, और बेशुमार ऐसे हीरोज़ हैं कि उनकी अनथक कोशिश को, उनकी तमाम जद्दोजहद को, उनकी तहरीक को हमने दोबारा रिमाइंड करना है और याद करना है कि उन्होंने किस चीज़ के लिए, किस आज़ाद वतन के लिए कुर्बानी दी थी। और आज हम क्योंकि एक आज़ाद वतन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बुनियादी फरमूदात, रियासत के वो बुनियादी कवानीन वो क्या थे? क्या हम आज के मुल्क में, आज के इस पाकिस्तान में और कायद आज़म के पाकिस्तान में और तहरीक आज़ादी के उन तमाम कारकुनों के उस पाकिस्तान से कहीं दूर हैं? कितना फ़र्क है उसमें? इस हवाले से हम बात करेंगे। और इंतहाई इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है क्योंकि आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं बदकिस्मती से दहशतगर्दी हो रही है। अभी हालिया कोयटा का वाक़या हुआ, 70 से ज़ायद जो हैं वो मासूम पाकिस्तानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है और ओवरऑल हम देख रहे हैं 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वतन के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर चुके हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी का ये जो सिंड्रोम है, ये जो जिन है, ये काबू में नहीं आ। महंगाई, बेरोजगारी, बेशुमार मसाइल हैं, यू नेम इट। लेकिन आज हम इसी वाले से फोकस करेंगे कि वजह क्या है, हम कहां पर गलत हैं और हमें क्या करना चाहिए, बुनियादी फर्क कहां पर है। आया हमारी डायरेक्शन ही दुरुस्त नहीं है या कुछ और मसला है? इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। जश्न आज़ादी की अहमियत क्या है, नौजवान की सोच क्या है, उसकी फिक्र क्या है, इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में फोकस किया जाएगा। और सबसे अहम बात कि जो एक बुनियादी ज़रूरत होनी चाहिए किसी भी सिस्टम के अंदर, एक रियासत के अंदर, और रियासत को जो रियासत ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है एक आम आदमी के साथ, आया रियासत उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रही है? और अगर नहीं कर रही तो ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी की, एक तालिब इल्म की, एक टीचर की, एक जर्नलिस्ट की और एक सियासतदान की क्या उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? ये इंतहाई आम नुक्ता है, इस वाले से बात करेंगे। सो आज हमारे साथ वेरी रिस्पेक्टेबल आज़ाद बिन हैदर साहब मौजूद हैं और क्विकली मैं उनके बारे में ब्रीफली बताता चलूँ। 1944 में मुस्लिम लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, कायद आज़म का इस्तकबाल किया। उसके अलावा 1946 में मजीद निज़ामी और अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी के साथ मिलकर उनकी क़यादत में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में उन्होंने रुकनियत हासिल की है। सो बड़े बेहतरीन वो शख्स हैं, मुहक्किक हैं, मुसन्निफ हैं, बेशुमार किताबें लिख चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास इस वक्त जो किताब मौजूद है, ये व्यूअर्स बड़ी अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ किताब है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सर सैयद से कायद आज़म तक, ये बड़ी अहम किताब है और तमाम तालिब इल्मों को, तारीख के स्टूडेंट्स को ये पढ़नी चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज़ाद बिन हैदर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। सर जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, लेकिन मैं जबर से कह रहा हूँ, रस्मन कह रहा हूँ। क्यों सर, ऐसा नुक्ता आगाज से ही आप बड़े मायूस? आप मायूस ने, अल्लाह की रहमत से तो मायूस नहीं हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है, तारीख का वाक़या है कि मेरी एक टांग कट चुकी हुई है और अभी तक उसमें से खून रस रहा है। क्या मेरा पाकिस्तान, 56% पाकिस्तान तो मेरा ढाका, चाटगाम, खुलना 12 साल में था। 56% तो है ही नहीं, एक टांग पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा तो खून रस रहा है। मैं तो उस वक़्त पाकिस्तान की और जश्न आज़ादी की बात करूँगा जब थर पारकर का एक एक बच्चा अपने पैसों से झंडा खरीदेगा। जब जो बच्चियाँ स्कूल में नहीं जा रही, नंगे पाँव फिर रही हैं, बच्चे फिर रहे हैं, कागज़ सड़कों के ऊपर चुन रहे हैं, इनको तालीम मिलेगी। मैं एक पाँव पर लंगड़ा खड़ा हुआ हूँ, रस रहा हूँ। मेरा 5वां सूबा था जूनागढ़, उस पर कब्जा हो चुका हुआ है। मेरा हैदराबाद दक्कन वो था जिसने पहले हमें 20 करोड़ रुपया भेजा, जबकि हमारे पास फौज को, मुलाजमीन को पैसे देने
ہمارا 50 کروڑ روپیہ انڈیا نے دبا رکھا ہوا تھا, ہمارا فوجی اسلحہ دبا رکھا ہوا تھا. 50 کروڑ ہمارے پاس, ایک آدمی کو, ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک پینٹ کا کپڑا دیا جاتا تھا اور حکم دیا جاتا تھا کہ آدھی آدھی پینٹ بناؤ. یہ ریڈیو پاکستان ہمارا ٹینٹ میں چل رہا تھا. 20 کروڑ روپے سے بجٹ بنایا لیاقت علی خان نے, پہلا بجٹ 20 کروڑ روپیہ اس ملک کی ابتدا ہوئی, جب تک کہ ہمیں 50 کروڑ روپیہ وہاں سے نہیں ملا. اور اب تو بہت ہی لوگ کروڑوں نہیں اربوں پتی ہو چکے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج اگر سسٹم میں, معاشرے میں یہ سارے مسائل آ گئے ہیں, اگر مارشل لا لگے, اگر بنگلہ دیش الگ ہو گیا, اس کے علاوہ دوسرے تمام مسائل رہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار قیادت ہوتی ہے. دیکھیے جنان مادر ملت نے مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کا نامینیشن مجیب الرحمان کے ساتھ اور حسن شیخ کے ساتھ فائل کیا. مادر ملت کہا کرتی تھی کہ برف پہاڑوں سے پگھلتی ہے اور نیچے تک آتی ہے. اوپر کی قیادت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی, نیچے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. قائد اعظم نے اپنی پوری لائف میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو گورنمنٹ کا کوئی عہدہ نہیں دیا, نمبر 1. نمبر 2, ان کے سگے بھائی یہیں کھارا دار میٹھا دار میں رہتے تھے, علی احمد جناح, میں ان کو مل بھی چکا ہوں فاطمہ جناح کے الیکشن میں. علی احمد جناح جب یہ گورنر جنرل بنتے ہیں تو سنڈے والے دن کارڈ بھیجتے ہیں سیکرٹری کو کہ میں قائد اعظم کا بھائی ہوں, ملنے آیا. تو اس نے, قائد اعظم نے کہا کہ اس نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ اپوائنٹمنٹ تو نہیں لی, وہ کارڈ یہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نو, اس کو بولو میں نے ملاقات, اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اور پھر وہ میرا بھائی ہے. پھر وہ جب کارڈ, اس کو کہا کم آن ہیئر, ادھر آؤ. کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا برادر آف قائد اعظم. قائد اعظم نے ریڈ قلم سے اس کو کاٹ دیا. بولو کہ ٹل I am the Governor General of Pakistan, you will not come to see me. پروٹوکول کی بات ہے, VIP. قائد اعظم کے دانت میں تکلیف تھی, پارسی ڈاکٹر تھا, پارسی کالونی میں بندو خان کے سامنے والی گلی میں رہتا تھا. 3-4 دن تو وہ وہاں آیا گورنر جنرل ہاؤس میں. انہوں نے کہا سر اب یہ میری جو مشینری ہے وہ وہاں ہے میری کلینک میں, تو کل آپ 8:01 پہ آ جائیں, 8 بجے, اور میں آپ کا وہاں پر سارا دیکھ کے ایکس رے وغیرہ کر کے جو بھی ہے مشین سے مجھے آپ کام کرنا ہے. تو ایک آگے رائڈر تھا ٹریفک کا جو رستہ بتلاتا تھا. قائد اعظم کی گاڑی آ کے کھڑی ہوگی, وہاں ایک کرسچن فوٹوگرافر تھا سامنے. اس نے دیکھا کہ گاڑی کے اوپر تو گورنر جنرل آف پاکستان لکھا ہوا ہے. اس نے خاموشی سے چھپ کے درخت کے پیچھے, جب قائد اعظم نکلنے لگے تو فوٹو لے لی, فوٹو بن گئی. اس نے بعد میں اس کو ڈاکٹر کو کہا کہ آپ تو وزٹ کرتے ہیں, بس یہ میں نے فوٹو بنا لی ہے, کسی طرح میں آٹوگراف قائد اعظم کا لینا چاہتا ہوں, یہ فوٹو آپ لے جائیے گا. ایک آدمی لیاقت علی خان, یہاں پر یہ جو روڈ جاتی ہے 3 اٹی کی طرف, اس کی طرف انڈیا کی ایمبیسی ہوتی تھی. تو لیاقت علی خان کو پتہ چلا کہ یہ جو مہاجر لوگ ہیں جھونپڑیوں والے, وہ کوئی انڈیا نے کوئی گڑبڑ کی تھی کوئی, تو وہ ان کا جھنڈا جلانے کے لیے جا رہے ہیں. تو قائد اعظم کو جو ہی خبر ملی, قائد اعظم رشٹ, ان کے ساتھ بھی ایک ہی آگے رائڈر تھا, وہ وہاں چلے گئے, ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کو لوگوں کو سمجھایا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بھی, اتنے ملکوں میں ہمارے بھی جھنڈے لگے ہوئے ہیں, ان کے جھنڈے کا ہم احترام کریں گے تو ہمارا بھی احترام ہوگا. اس لیے ہم نے نہ ان کی ایمبیسی جلانی ہے نہ جھنڈا جلانا ہے, وہ ہماری پروٹیکشن میں ہے. شہاب الدین تھے گورنر جنرل, گورنر تھے ایسٹ پاکستان کے, ان کی ٹینیور پورا ہو گیا. یہ اس وقت کی قیادت آپ دیکھیں, وہ ٹائم پورا ہو گیا, گورنر چھوڑ دیا, ریٹائر ہو گئے, گھر چلے گئے. اس میں یہ تھا کہ 2-3 مہینے سیکرٹری ساتھ رہ سکتا ہے. پہلے تو انہوں نے وہ آفیشل ریزیڈنس چھوڑی, پھر دوسرے دن اس نے دیکھا کہ یہ واپس جا رہے ہیں گورنر ہاؤس میں, گاڑی جا رہی ہے. پہلے تو انہوں نے گاڑی چینج کر دی, اپنی گاڑی میں گئے. وہ جا کر اسی دفتر میں وہ دیکھ رہا ہے کھڑکی سے کہ یہ کرنے کیا آیا ہے, کوئی کاغذ رہ گیا ہے یا کوئی فائل لینے آیا ہے. انہوں نے اس زمانے میں پارکر بڑا اچھا پین ہوتا تھا, لوگ شو سے, جس طرح آج کل موبائل ہوتا ہے نا,
पार्कर, वो पार्कर में स्याही थी, वो स्याही निचोड़ कर बोतल में डाल रहे थे कि ये जो स्याही है ये गवर्नमेंट की है, इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा कोई ला सकते हैं आप? करैक्टर, किरदार कोई लाए? सर आपने बड़ी बड़ी शानदार मिसालें दी और हिस्ट्री को ब्रीफली आपने बताया हमारे लिए, हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए, कि जो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें कि लीडरशिप का किरदार क्या है। आज की जो अवाम है वो अपने लीडरों पर, अपने हुक्मरानों पर ट्रस्ट नहीं करती। लियाकत अली खान साहब की आपने बात की, हमारे वजीर आजम, जितने भी वजीर आजम हैं, वो पैसा पाए रखते हैं, मुल्क से उनका सरोकार नहीं है। तो ये इतना बड़ा गैप कैसे आ गया कि लियाकत अली खान का करैक्टर देख लें, कायद आजम का करैक्टर देख लें, आज नवाज शरीफ साहब का करैक्टर देख लें, जरदारी साहब हैं, दूसरे तमाम लीडर्स हैं, तो इतना बड़ा गैप क्यों है, फर्क क्यों है? बात यह है कि एक तो ब्यूरोक्रेसी ने, और आप इनकी तारीख देखें, जिनको हम वडेरे कहते हैं या चौधरी कहते हैं या जिमीदार कहते हैं, इनके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी हुई है कि इनके दादा को अंग्रेज़ों ने कितनी ज़मीनें दी थी, सरदारों को कितना कुछ दिया, इनको करप्ट किया गया है। और पहले तो हो जाता ना डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अब हो गया गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स, वो ख़त्म हो गया है। तो सर यानी आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम में जो लीडरशिप है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, अल्ताफ हुसैन, उनका कोई मैच, कोई मुकाबला नहीं है जो तहरीक पाकिस्तान की लीडरशिप। देखो जी, इन तो तमाम लीडर जितने भी हैं, मेरा किसी के साथ ना कोई, मैं किसी का मुवाफिक हूँ ना मैं मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि वकार अम्बालवी का एक शेर पढ़ के सुना दूँ। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करता कि ख़रीदार सियासत रहनुमा को बेच देते हैं, ये वो ताजिर हैं जो शर्म हया को बेच देते हैं, ये सौदागर वो हैं जो अंबिया को बेच देते हैं और बड़े बाजार में बंदे खुदा को बेच देते हैं। सियासत ज़र की लौंडी है, सियासत ज़र की बांडी है। आज जश्न आज़ादी है, आज के दिन की मुनासबत से हम रिव्यू करते हैं तहरीक पाकिस्तान को, अपने तमाम बुजुर्गों को, उनके किरदार को, उनकी लीडरशिप को, उनके विजन को, उनके डिसिप्लिन को। और तो आज फिर मसला कहाँ है सर? मसला जैसे आपने बताया कि इस लीडरशिप का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है तहरीक पाकिस्तान के तमाम बुजुर्गों के साथ, उनके लीडर्स के साथ, तो निज़ाम तो सर फिर ऐसे ही चलेगा ना। फिर हम कहाँ से लाएं लियाकत अली खान, कायद आजम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, फातिमा जिन्ना, हम कहाँ से लाएं सर? देखिए, इंपोर्ट तो नहीं कर सकते, इसी निज़ाम में से निकलना है। नौजवान कुछ भी न करें, एक सिंपल रिक्वेस्ट करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। देखिए, पहले तो आप ये देखें कि आपने कभी किसी वाइस चांसलर को लाइन में खड़े हुए देखा है? आपने किसी MBA को देखा है? आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा है? आपने कोई MA जर्नलिस्ट को देखा है? 90% वोटर जो होता है उसमें 5-10% पढ़े लिखे होते हैं, 80%। अब देखिए, एक वाइस चांसलर ने वोट डाला, एक आलिम दीन ने वोट डाला और एक टारगेट किलर ने आके वोट डाला, दोनों के वोट की एक कीमत। और जो जाहिल हैं, जिनके पास ज़्यादा जाहिल हैं, खा वो वडेरे हैं, खा वो चौधरी हैं, खा वो पैसा खर्च करके ख़रीद रहे हैं वोटों को। आप अगर इसका इलेक्शन कमीशन अव्वल तो पहले दिन आप देखें कि आज 40 से 45% तक लोग वोट डालते हैं, इसका मतलब है 55% लोग तो इस पर एतमाद ही नहीं करते इस सिस्टम पर। दूसरी मसला, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख वोट है, जो जीतने वाला है वो 70,000 लेता है, जो दूसरा है वो 60,000 वोट लेता है, तीसरा जो है वो 50,000 वोट। 70,000 जिसने 3 लाख में वोट लिए, आप इंटेलेक्चुअल हैं, जर्नलिस्ट हैं, इसको सोचें, एंकर है, 70,000 तो वोट लेकर 3 में, इसका मतलब है कि पहले दिन से 3,30,000 तो उसके मुखालिफ। तो ये मेजॉरिटी कहाँ से? वहाँ सिस्टम है फ्रांस में
کہ جب تک 51% ٹوٹل ووٹوں کا نہیں آپ لیتے الیکشن ڈسمس، الیکشن ڈسمس، کوئی یہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ ہم پر رول کرے، پیسہ خرچ کرے، کہاں سے بھی آتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور اس کے بعد تو موجودہ نظام کے تحت جو لیڈرشپ الیکٹ ہو رہی ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ میجارٹی کو، ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتلایا نا کہ اول تو 45 سے 50 بڑی ہمت ہو تو 52%، 48% تو ووٹ ہی نہیں، 50% تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں. جو ڈالتا بھی ہے، ایک مثال دی ہے کہ 3 لاکھ میں سے 70,000 80,000 90,000 والا جیت گیا، تو 2,10,000 تو اس کے پہلے دن سے مخالف ہیں. ٹھیک. تو یہ منارٹی رول ہے، اٹ از ناٹ اے میجارٹی. ہاں اگر وہ 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ لے جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں میجارٹی. یہ سارا منارٹی سے آئے ہوئے ہیں، منارٹی رول ہے یہ. اس سسٹم کو تو لیکن سر سسٹم کے اندر ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس کے اندر جتنے بھی ووٹرز نے ایک خاص پارٹی کو ووٹ دیا وہ آ جاتی ہے، وہ رول کرتی ہے، لیکن وہ پھر ڈیلیور نہیں کرتی اپنی مینیفیسٹو کے لحاظ سے. پلس ڈیفیسٹ بھی ہے، تعلیم، صحت، بے روزگاری، یہ مسائل بھی اپنی جگہ پر رہتے ہیں. تو سر اگر یہ غلط ہے جیسا آپ نے بتایا، تو سر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ تو اس سے بھی ورس ہے سر. پھر کیا کریں؟ ڈکٹیٹرشپ بھی فیل ہو چکی ہے، ڈیموکریسی بھی فیل ہو چکی ہے. اب آپ کو ریفارمسٹ لانا ہوگا، اس کو ریفارم کرنا ہوگا. ابھی فار دا ٹائم بینگ تو یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ابھی لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ ووٹ دیکھیں، اس نے جو ووٹ لیے ہیں اس میں اس کو 11-12 سیٹیں میں نے تجزیہ کیا ہوا مل سکتی تھی، لیکن چونکہ 70 والا جیت گیا اور 68 والا ہار گیا. ٹوٹل آپ ووٹ، اس کو کہتے ہیں متناسب نمائندگی. اس میں جتنے ایک ووٹ بھی ضائع نہیں جانا چاہیے. جیسے کہ ابھی لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کا جب افتتاح کرنا تھا تو اس میں لیاقت علی خان صاحب لیٹ آئے کچھ منٹ، تو قائد اعظم صاحب نے اسٹیج سے ان کی کرسی اٹھا کے مہمانوں میں رکھ دی. تو ڈسپلن پر بڑا فوکس کیا ہے قائد اعظم صاحب نے. تو سر مجھے بتائیں کہ آج جو ہم ایمان، اتحاد اور نظم یا تنظیم کی بات کرتے ہیں، یہ 3 نکاتی جو ایجنڈا ہے، یہ آج جس نے آزادی کے کانٹیکس میں اور آج کے اس پاکستان میں کتنا اہم ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن نکال چکی ہوئی ہے کہ فیتھ پہلے آئے گا. ٹھیک. یونٹی اور ڈسپلن بعد. ایمان نہیں ہوگا تو یونٹی کیسی اور ڈسپلن کیسا؟ یہ آپ اسلام آباد جائیں ایئرپورٹ سے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے آپ اسلام آباد سٹی میں، تو وہاں ایک پہاڑی پہ رات کو لائٹ بھی جل دیتی ہے. پہلے میں جاتا تھا تو لکھا ہوتا تھا فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. ابھی میں گیا تو وہاں انہوں نے چینج کر کے یونٹی پہلے کر. کئی ڈاکخانوں میں، کئی ریلوے اسٹیشنوں پر ابھی تو یہی نہیں طے ہوا کہ قائد اعظم کے لفظ، میں نے اس میں تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، فیتھ پہلے ہے. ایمان ہوگا تو یونٹی ہوگی، ورنہ اگر ہم سارے اتحاد کر لیتے ہیں اور بے ایمانی سے کرتے ہیں تو وہ اتحاد کیسا، وہ ڈسپلن کیسا؟ تو قائد اعظم نے ڈسپلن پر بہت زور دیا، اور ان کی لائف اپنی جو ان کا 5 فٹ 10 انچ جو بھی قد تھا، انہوں نے پہلے اپنے جسم پر ڈسپلن کیا، اپنے جسم پر، اپنے وقت پر. اور میں نے بھی یہ سیکھا کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ناشتہ کرنا ہے، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ رات کا کھانا کھانا ہے، کتنے منٹ چہل قدمی کرنی ہے. یہ ساری کمپرومائز انہوں نے، دی ہول لائف انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اور اپنے پیسے کو، ذاتی پیسے کو بھی. ایک فلم ایکٹر تھا یہاں، آزاد، پورا نام نہیں آ رہا، وہ قائد اعظم کا ڈرائیور رہا. اس نے مجھے بتایا کہ ایک کوئی چیز تھی میں نے مرمت کرانی تھی بمبے میں، تو میں نے جا کر یہ پوچھا تو ریٹ بتلایا کہ وہ اتنے پیسے مانگتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر پوچھو نئی کی کتنے کی آتی ہے، پھر نئی کی، پھر پیسہ ہے. قائد اعظم، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے عادل صاحب، قائد اعظم کے گھر میں سوئچ خراب ہو گیا تھا،
बम्बे इलेक्ट्रिक कंपनी ने एस्टीमेट भेजा 5 रुपए का, उस जमाने में 5 रुपए बहुत होते थे। जब फाइनल बिल आया तो 10 रुपए का था। कायदे आज़म दिल्ली में थे, तो यहाँ से बम्बे में जो उनका केयर टेकर था, उन्होंने कहा जी वो 10 रुपए का बिल आया। तो उन्होंने कहा कि एस्टीमेट कितना था, उन्होंने कहा 5 रुपए। उन्होंने कहा कि उनको बोलो कि तुम जो एस्टीमेट दिया है वही बिल कायदे आज़म देगा, वही बिल कायदे आज़म देगा, 10 रुपए नहीं देगा, वरना मैं बम्बे आ रहा हूँ, उन पर मुकदमा करूँगा। 1938 में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, वो पॉलिटिक्स में आने से लोगों के पैसे पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट किया, कुछ फ्लैट बनाए, कुछ बिल्डिंगें बनाई, किराए पर दी। वो जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को चंदा देते थे, मुस्लिम लीग में थे मुस्लिम लीग को, जब भी सर सैयद यूनिवर्सिटी में जाते थे खुल के वहाँ चंदा देते थे। और कहा जाता है कि नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन के बाद जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया वो कायदे आज़म थे। अब 1938 में वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का सारा शेड्यूल बनाते हैं कि ये तो ऐसा बहनों का है, ये इधर चला गया। बाकी जो पैसा है उसके ऊपर विल बनाते हैं, और विल बनाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं कि मेरा इतना पैसा जो है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जाएगा, बिल्कुल ठीक, इतना मेरा जो पैसा है ये सिंध मदरसातुल इस्लाम को जाएगा, और इतना मेरा जो पैसा है इस्लामिया कॉलेज पेशावर को जाएगा। विल में अपना लिख दिया कि मेरी जायदाद का इतना हिस्सा जो है इसके फिर 3 हिस्से होंगे, मेरी उसको बेचकर जितनी भी प्रॉपर्टी होगा, एक हिस्सा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जाएगा, एक सिंध मदरसातुल इस्लाम को जाएगा, और एक इस्लामिया कॉलेज पेशावर को जाएगा। ठीक है, ये उनकी और तीनों अच्छे इदारे हैं आज, तीनों अच्छे इदारे हैं। और मेरा कहना है कि उन्होंने अपना पैसा 5-5 रुपए बचा के जो है वो बचाए क्यों थे, एजुकेशन के लिए। है कोई ऐसा लीडर? किसने कितने कॉलेज बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, क्या किया है? कायदे आज़म ने, मेरे पास वो किताब है 400-600 सफ़े की, एजुकेशन पर उन्होंने कहा कि अगर रेवोल्यूशन इस मुल्क में लाना है तो एजुकेशन इज फर्स्ट, एजुकेशन इज लास्ट। एजुकेशन करो। लियाकत अली खान का बजट आप देखें, पार्टी चैनल का, पार्टी सरप्लस बजट बन रहा है। लियाकत अली खान को अमेरिका ने कहा कि वो डॉलर की कीमत कम कर दो, इंडिया ने कर दी, लियाकत अली ने कहो नहीं, आवर करेंसी शुड रिमेन स्ट्रांग। तहरीक पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, खुसूसन मैं सर सैयद अहमद खान की बात करूंगा, उन्होंने जो अलीगढ़ कॉलेज बनाया और ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस की, सर आपने इस किताब के अंदर भी लिखा है कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ना होती तो शायद मुस्लिम लीग भी ना बनती और शायद फिर पाकिस्तान का क़याम जो है वो भी शायद अमल में ना आता। तो मुझे बताएं कि लीडर्स ने तालीम पर, उस जमाने में तालीम पर तवज्जो दी कि जब हमें वाकई बहुत ज्यादा उसकी जरूरत थी, तो आज जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि पसमानदगी है, यहाँ पर गुर्बत है, दहशत गर्दी हो रही है, मजहबी इंतहा पसंदी है, तो आज का हमारा लीडर फिर तालीम पर तवज्जो क्यों नहीं देता? देखिए जी, ये इंटरनेशनली हम कमिटेड हैं कि हम बजट का 5% रखें, लेकिन 2 से 2.25 तक आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल ठीक। और उसमें कितना करप्शन में चला जाता है अल्लाह बेहतर जानता है। ये प्रायोरिटी नहीं है, तरजीहात में नहीं है। सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, सिक्योरिटी हमारी प्रॉपर्टी है। कायदे-ए-आज़म की पहली तकरीर है, सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड बी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरी चाइल्ड, एवरी मैन एंड वीमेन। उन्होंने कहा औरतों की तालीम पर भी, जब उन्होंने औरतों को निकाला बाहर उसमें, तो लोगों ने इतराज़ किया कि कायदा, तो कहता है मैं 2 अंग्रेज़ों से भी और हिंदुओं से लड़ने जा रहा हूँ, और तुम कहते हो मैं आधी फौज से लड़ूं। ये मेरी फौज है, बिल्कुल ठीक। इनको एजुकेट करो, इनको पढ़ाओ। और उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने अपनी बहन को, जिस ज़माने में बम्बे में पर्दा वाली मुसलमानी औरतें निकलती, उसने अपनी बहन को कलकत्ते में दाखिल कराया, डेंटल डॉक्टर बनाया, उसको क्लिनिक खोल कर दी, फातिमा जिन्ना को ग्रूम किया उन्होंने। तो और बड़ा कलीदी किरदार रहा उनका तरीका।
آج جب ہم دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، میں اس تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کی ترجیحات میں نہیں ہے تعلیم. تو اگر ترجیحات میں تعلیم نہیں ہے تو سر عام بندہ پھر کیا کرے؟ وہ اس پہ ہم پھر بلیم کر سکتے ہیں، اس پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ جی یہ قوم ہی نکمی ہے، یہ قوم کچھ نہیں کر سکتی، یہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے وہ دور رہ گیا، قوم اکٹھی نہیں ہے، سندھی پنجابی پٹھان مہاجر میں بٹی ہوئی ہے. تو قوم کا تو قصور نہیں ہے نا سر. پھر جو لیڈرز نے جو قوم بنانی تھی، جو ریاست نے بہتر طور پر بنیادی کام کرنے تھے، صحت، پانی، تعلیم، سیکیورٹی، وہ تو نہیں کیے. تو سر عام بندے کا کیا قصور؟ دیکھیے، اسلحے سے، پیسے سے، ایٹم بم سے بات ہوئی مت کی. قوم بنانے کی ضرورت ہے. یہ ویتنام کے پاس ایٹم بم تھا، اس نے گوارا کر لیا کہ میرے 5 لاکھ فوجی مر جائیں گے، ہم امریکہ سے کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل. امریکہ کے ہزاروں فوجی آتے رہے، وہ بھی مرتے رہے. جب گھر گھر لاشیں نیو یارک میں، واشنگٹن میں پہنچنی شروع ہوئی تو پورا امریکہ کھڑا ہو گیا. تو تب جا کر صدر نے آرڈر کیا کہ اب کمپرومائز کرو. ایٹم بم نہیں، وہ قوم تھی. یہاں آپ نے قومی جذبے، اب پارٹیاں اپنے سائز کے مطابق انہوں نے یہ بنا لیا. وہ اتنا بڑا پاکستان نہیں چلا سکتے تھے نا. انہوں نے کہا ہم اپنا چھوٹا سا، وہ 56% جاتا ہے تو جہنم میں جائے. وہ ہماری مسلم لیگ تو ڈھاکے میں بنی تھی، اور جتنا بنگالیوں نے کردار ادا کیا پاکستان بنانے میں، ہم نے اس کو ریکوگنائز نہیں کیا، ہم نے اس کو برڈن سمجھا. اور یہاں کی لیڈرشپ نے ایک کانسپریسی انٹرنیشنل بھی تھی، نیشنل بھی تھی. میرا پاکستان تو بہت ہے. میں اسی لیے پہلے ہی شروع میں کہا کہ میری تو ایک ٹانگ کٹ چکی ہوئی ہے. میں تو اس میں خون آج تک رس رہا ہے، 70 سے آج تک 72 سے. میں کیسے کہوں کہ پاکستان اور جشن آزادی، اور میرے تو 200-300 بچے 3-4 مہینے میں تو سر تھر پارکر میں مر گئے. تو سر ایز کارکن تحریک پاکستان آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، ابھی بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، محقق ہیں، آپ کتابیں لکھتے ہیں. تو سر آپ کے لیے آج جشن آزادی منانا اہم نہیں ہے؟ میں بالجبر، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم یہ نہ منائیں. جیسا بھی ہے اپنا ہے، دعا ہے، اللہ کرے گا شاید کبھی ٹھیک ہو جائے. شاید کوئی اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یقین جانیے کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹیلنٹ، 9-10 سال کی عرفہ کریم انجینئر بن جاتی ہے. بالکل. ٹیلنٹ. ابھی ایک بچے نے موٹر سائیکل بنائی ہے، سورج کی روشنی سے اس نے چلانا شروع، اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے ہاں. تو برین ڈرین ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر باہر، اچھا بزنس مین دبئی میں انویسٹ کر رہا ہے. اچھے لوگ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم نکل جائیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، جاتے ہوئے ہم ٹارگٹ کلنگ میں مارے جائیں. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے. اب تو یہ پھیلتے پھیلتے یہ ناسور اور یہ کینسر پورے ملک میں پھیل گیا ہوا ہے. یہ صرف اب کراچی کی بات نہیں رہی. ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک شہر کے اندر وہ ایک چھوٹا سا یونٹ تھا ڈاکوؤں کا، 13 ضلعوں کی پولیس آئی ہے. وہ پولیس نہیں وہ کر سکی. اور پھر آرمی آئے. بھائی بارش ہو جائے، سیلاب آ جائے، آرمی کو بلاؤ. مردم شماری کرانی ہے، آرمی کو بلاؤ. الیکشن کرانا ہے، آرمی کو بلاؤ. بھائی آپ پھر میٹر چیک کرنے ہیں کراچی کے، میٹر چیک کرنے ہیں تو آرمی کے پاس مردم شماری میں ہم فوج کو بلاتے ہیں. لیکن سر اب مجھے بتائیں کہ میں کوئی مایوسی کی پکچر نہیں کھینچنا چاہتا، لیکن ہمیں امید بھی دینی ہے اپنے نوجوانوں کو آج جشن آزادی کے دن خصوصاً. تو سر یہاں وسائل ہیں، یہاں بہت بڑا ریگستان ہے، 200 ارب ٹن کے کوئلے کے ذخائر ہیں. سینڈک میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان کے اندر گولڈ کے ذخائر ہیں، پانی ہے، یا موسم ہے، 14 گھنٹے کی ایوریج سورج کی روشنی ہے، اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. بے شمار وسائل ہیں ہمارے پاس. اور ابھی بھی بجٹ کے اندر اربوں ڈالر کا ہم بجٹ جو ہے وہ مختص کرتے ہیں. مسئلہ ترجیحات کا ہے.
अगर बेहतर तौर पर प्रायोरिटीज हम दें सेहत को, तालीम को, सिक्योरिटी को, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो अब सर मुझे बताएं नुक्ता आगाज फिर कैसे होगा? कौम बन नहीं रही, कौम इसलिए नहीं बन रही कि सियासतदानों ने अपनी अपनी टोलियां बनाई हुई हैं और वो उन्होंने इजारादारी बनाई हुई है। आपने बताया कि यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी ठीक नहीं है, जो मेजॉरिटी है वो वोट नहीं डालती, माइनॉरिटी वोट डालती है और उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर रियासती इदारों की भी हमें इजारादारी नजर आती है। फिर यहाँ पर आम बंदे की सिक्योरिटी नहीं है, सेहत, तालीम, तमाम मसाइल अपनी जगह पे। तो आम बंदा सर फिर किसकी तरफ देखे? वो लीडरशिप की तरफ देखता है, वो पैसा बाहर रखता है, उसके मफादात बाहर हैं, तो आम बंदा फिर क्या करे सर? आम बंदे के लिए तो यही बात है, पहली तो बात है ये वीआईपी कल्चर जो क्यों है, ये वीआईपी कल्चर एक तो वैसे शोबाजी के लिए, लेकिन एक ज़रूरत भी है। मुझे कोई भी किसी भी पार्टी का एक एमएनए बतला दें या एक मिनिस्टर कि जो कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने, आपके दफ्तर के सामने सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अकेला खड़ा रहे, क्योंकि उसके खिलाफ 8 पार्टियां हैं और वो इसलिए नहीं वहां खड़ा होता नवाए वक्त के दफ्तर, कायद-ए-आज़म के दफ्तर और कायद-ए-आज़म के उसके सामने, कि उसके खिलाफ 8 पार्टियां हैं। यहां पर एक यूनिट नहीं आप बन सका, इसलिए पहले कौम बनाओ, फिर बाकी सब कुछ बनेगा। कौम तब बनेगी जब कौम के आप मसाइल हल करेंगे, कौम के वसाइल कौम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अब बजट का 60% तो हम IMF को दे रहे हैं, सूद उसको देने के लिए भी उससे कर्जे ले रहे हैं। हमारा आर्मी का बजट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये नेशनल एक्शन प्लान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? देखिए 1 साल से लोग वहां पर फाटा में और स्वात के इर्द गिर्द वहां पर टेंटों में पड़े हुए हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनको शिफ्ट करना है, ऑपरेशन हो चुका है, वो अपने घरों में जाएं, उनके स्कूल बनाएं, उनके अस्पताल बनाएं, उनको सब कुछ। जब आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, लोग पाकिस्तान से तब मोहब्बत करेंगे जब उनको सिक्योरिटी होगी, ठीक है, फैसिलिटीज होगी, पाकिस्तान से मोहब्बत। तो सर सियासी जमातें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें खुसूसन जो पावर में हैं, वो अगर कंसेंसस कर लें पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पे कि जी यहाँ पर डैम बनाने हैं, यहाँ पर हमने बंद पक्के करने हैं, हर साल सैलाब से तबाही मचती है, बिजली का बहरान है, दहशतगर्दी की जंग है, उसके हवाले से हमने बेहतर तौर पर इदारे बनाने हैं, पुलिस का निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। तो सर अगर इत्तफाक़ राय आज सूबाई और वफाकी हुकूमतें और दूसरी मजहबी सियासी जमातें कर लेती हैं, यही एक वे फॉरवर्ड हो सकता है? देखिए नेशनल एक्शन प्लान में एक क्लास ये भी है, 2 साल हो गए हैं, एक मीटिंग नहीं हुई कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करेंगे। एक मीटिंग नहीं हुई, और भी 9-10 और भी शर्तें हैं, उसके ऊपर नहीं हुई। आज पता नहीं क्यों आज मीटिंग, पुलिस है, NGOs की फंडिंग है, जी जी, बहुत सारी मजहबी इंतहा पसंदी है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। बात यह है कि तरजीहात नहीं हैं। अगर जस्टिस रुस्तम खां कियानी था, MR कियानी चीफ जस्टिस, उसने कहा था इस मुल्क के 2 बंदे ठीक कर दो, मुल्क ठीक हो जाएगा। वो लोगों ने पूछा 2 बंदे कौन? उसने कहा एक पुलिस कांस्टेबल और एक PWD का ओवरसीयर। यानी उनका इशारा था कि एक पुलिस ठीक हो जाए और ये जो डेवलपमेंट का काम सारे होते हैं, ओवरसीयर, यही तो एक वो होता है रिश्वत का गढ़, तो ये 2 ठीक कर दो, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ना वो ठीक हुआ, पुलिस ठीक हुई। पुलिस को तो इन्होंने अपने उसके लिए, देखिए कराची की 22,000 अगर पुलिस है तो 9,000 तो सिक्योरिटी में लगी हुई है। क्या आपकी आम बंदे की सिक्योरिटी नहीं? नहीं, 2 करोड़ की आबादी है, 9,000 बेचारे, और वो भी भूखे प्यासे खड़े रहते हैं। और इसमें से एक दफा आया था, इसमें से 60-70% TB के मरीज हैं। वो बंदूक क्या चलाएंगे, वो बंदूक चला के खुद ही गिर जाएंगे। और जो आए हुए हैं ज्यादातर पार्टियों में। सर गंदा पानी है, पीने का साफ पानी नहीं। तो सर मुझे बताएं इत्तफाक राय कितना जरूरी है आज? देखिए जी, इत्तफाक राय ये कभी नहीं करेंगे। किसी की डोरी कोई हिला रहा है, किसी की कोई डोरी हिला रहा है। इत्तफाक राय इनको क्या जरूरत है? इनका हलाल की रोजी खाते हैं ये, इनका कारोबार क्या है? देखिए ये
औरंगजेब था, चलो बादशाह निज़ाम ने, वो अपने घर के किचन का एक्सपेंडिचर वो या तो कुरान लिखकर अदिया लेता था, या ये टोपियाँ जो मस्जिद में पहनते हैं वो बनाता था, उससे वो किचन चलाता था। एक मिसाल है। पहले तो ये देखना है कि इनकी हलाल की कमाई क्या है और ब्लैक की कमाई क्या है और बाहर की फंडिंग क्या तो है। सर ये कौन तय, सर अगेन बुनियादी सवाल, ये कौन तय करेगा कि किसकी कमाई हलाल की है, ये किसकी पूरे कमाई हराम की है? कोई इदारा तो करेगा ना सर, देखिए कौन करेगा? बात यह है कि मैंने एंटी करप्शन के सैकड़ों केस डील किए। एंटी करप्शन के ऊपर एफआईए आ जाती है, एफआईए के ऊपर नैब आ जाती है। आप किसको 5 करोड़ पे आप टेबल पे रख देंगे? एक एसएचओ को, एक सुपरिटेंडेंट एफआईए को, वो उसको बुरा लगेगा? करप्शन है ये इस तरह ख़त्म नहीं होगी, और ये फौज भी नहीं कर सकती, और ये भी नहीं करेगा। ये एक मूवमेंट ही करेगी, एक मूवमेंट करेगी, एक तहरीक चलेगी, उसी तरह की तहरीक। उनका एक मिशन हो, पाकिस्तान बनाना था, अब पाकिस्तान बचाना है। पाकिस्तान बचाने के लिए पाकिस्तान बचाने की तहरीक चलनी चाहिए। जी। सर फाइनल मैसेज, हम क्या हमें हमारे व्यूअर्स क्या अच्छा मैसेज, क्या अच्छी उम्मीद आज लेकर जाएं? जिसने आज़ादी हम मना रहे हैं बड़े जोश वलवले के साथ, मायूसी भी कहीं गई है, लेकिन फिर भी अंदर से तगड़े हैं, हम चेंज लाना चाहते हैं, तो क्या अच्छा मैसेज लेके जाएं सर हम? देखिए, ये जो जिसने आज़ादी मनाया जा रहा है, ये एक तो मीडिया पर बहुत अच्छा, मीडिया पूरा अच्छा अपना रोल अदा कर रहा है। ये सिर्फ शहरों में मनाया जा रहा है। 70% लोग जो देहातों में रहते हैं उनके पास एक झंडी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप ये सारा जश्न जाकर, पूरी कैबिनेट, सिंध की कैबिनेट जाकर एक हफ्ता वहाँ अपनी तनख्वाहें थर पारकर वालों को दे दें, और उनके हाथ में एक एक बच्चे के हाथ में झंडा पकड़ाएं, और उनको कहें ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा हेल्थ सेंटर है। सिंध को इसी तरह मरकज़ी हुकूमत भी ये इस तरह करे, ये देहातों में जाएं, उनको फूड, उनको खाना, उनको स्कूल, उनको एजुकेशन, ये इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं ये वहाँ जाकर ठीक है, उनको भी करें। ठीक है, वो भी हमारी कौम है। असल पाकिस्तान वो है। आजाद बिन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपकी एक दफा फिर जश्न आज़ादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अंडर प्रोटेस्ट व्यूअर्स, आज के दिन हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें, लेकिन उसके साथ साथ जो हकीकी पिक्चर है आज़ाद बिन हैदर साहब ने उसको भी हाईलाइट किया, और उन्होंने बतौर प्रोटेस्ट भी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि अफसरदा हैं, क्योंकि मायूसी भी हमें नज़र आती है कि जो कायद का पाकिस्तान था वो कहीं भूल भुलैयों में खो सा गया है, तो हमें उसको दोबारा जो है वो जिंदा करने की ज़रूरत है। वो तभी होगा कि जब रियासत, सियासी जमातें और हमारा जो निज़ाम है वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होगा। और आज हमें शायद ज़्यादा मुतहद होने की ज़रूरत है, जहाँ एक दहशतगर्दी है, जहाँ तमाम मसाइल हैं, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी। एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, वक्त न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।